दोस्तों ये स्टोरी का 24 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। विराज के सीने पर 4 गोलियां लगी थी और वीरा को 2। उनका बचना मुश्किल था। अगर उस वक्त सिवाय कुछ डिसीजन नहीं लेता तो आज वह हमारे बीच नहीं होते। दिव्यांश सीलिंग को घूरता हुआ बोला, वीरा विराज जिंदा भी कहाँ है? कहने के लिए तो जिंदा है, लेकिन इसे जिंदा नहीं कहते, इसे तो मौत से भी बदतर जिंदगी कहते हैं। पता नहीं कब वह दोनों कोमा से बाहर आएंगे। बाहर आ भी गए तो भी हम उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे उनसे कि हम उनकी बेटी ढूंढ नहीं पाए? हर्षवर्धन कुछ नहीं बोला, उसके पास तो किसी बात का जवाब नहीं था। और तभी दिव्यांश फिर बोला, मुझे याद है चाचू, वह दिन जब वीरा और विराज को देखकर पीहू बेहोश हो गई थी और अवनीत पीहू को लेकर हॉस्पिटल चला गया था। फ्लैशबैक, वीरा और विराज दोनों सड़क पर पड़े हुए थे। उनके शरीर से खून बह रहा था। सिवा झटके से घुटनों के बल बैठा और दिव्यांश उसके हाथ से बंदूक छूट गई। वहीं पीहू सड़क पर ही बेहोश हो चुकी थी। अवनीत ने वक्त नहीं गंवाया, पीहू को गोद में उठा लिया और गाड़ी में बैठाकर बिना कुछ सोचे समझे वहां से चला गया। अवनीत मान चुका था कि उसकी बहन मर गई है और अब वह पीहू को नहीं खो सकता। अगर वह पीहू को वक्त पर हॉस्पिटल लेकर नहीं आता तो शायद पीहू की दिमाग की हालत और ज्यादा खराब हो जाती। दिव्यांश और सिवाय के बिल्कुल पीछे गोपाल खड़ा था। उस वक्त गोपाल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। उसने अभी अभी दिव्यांश और सिवाय के लिए नौकरी करना शुरू किया था। गोपाल ने पहली बार ऐसा कोई नजारा देखा था। उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि सिवाय और दिव्यांश का बॉडीगार्ड होना इतना खतरनाक है, लेकिन उसने सिवाय और दिव्यांश को इस हालत में देखा तो थोड़ा सा आगे गया। गोपाल धीरे धीरे चलकर वीरा और विराज के पास आ गया। उन दोनों को ही गोलियां लगी हुई थी। गोपाल ने कांपते हाथों से वीरा की कलाई को पकड़ा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने पलट कर सिवाय को देखा और लगभग अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करके बोला, सर उनकी सांसें चल रही हैं। यह सुनते ही सिवाय और दिव्यांश अपने होश में आए। दोनों भागते हुए और विराज के पास आए। दिव्यांश ने अगले ही पल विराज का हाथ पकड़कर नब्ज चेक की तो विराज की पल्स भी चल रही थी। दोनों ने वक्त नहीं गंवाया। सिवाय ने जल्दी से वीरा को गोद में उठा लिया और गोपाल और दिव्यांश ने विराज को उठाया। 10 मिनट में सिवाय ने वीरा और विराज को अस्पताल में एडमिट कर दिया था। दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा था। सिवाय और दिव्यांश दोनों ही बाहर खड़े थे। सिवाय ने गोपाल को देखकर कहा, वीरा विराज मर चुके हैं। गोपाल हैरानी से सिवाय को देखकर बोला, नहीं सर, उस वक्त उनकी नब्ज चल रही थी। सिवाय बोला, अगर कोई पूछे वीरा विराज को क्या हुआ है तो कह देना कि वह गोली लगते ही मर गए। गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने दिव्यांश की तरफ देखा और दिव्यांश समझ गया कि सिवाय के दिमाग में कुछ चल रहा है। दिव्यांश आगे आया। उसने गोपाल से कहा, देखो कोई तुमसे पूछे कि वीरा विराज को क्या हुआ है तो कह देना वह दोनों मर गए। बाकी बातें बाद में बताऊंगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। समझ गए? गोपाल ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। 1 घंटे बाद डॉक्टर कॉरिडोर में आए। डॉक्टर को देखकर सिवाय अपनी जगह से खड़ा रहा। दिव्यांश डॉक्टर के पास जाकर बोला, कैसा है मेरा भाई? डॉक्टर ने कहा, आपके भाई को 4 बुलेट लगी थी, मैंने बुलेट निकाल दिए हैं, लेकिन अफसोस वह कोमा में जा चुका है। सिवाय अपनी जगह खड़ा ही था। उसने पूछा, और विराज की पत्नी वीरा? और तभी एक नर्स बाहर आई और बोली, सर उनकी पत्नी की हालत काफी क्रिटिकल है। उनका दिमाग इतना थक चुका है कि वह सरवाइव ही नहीं करना चाहती। हमने उन्हें इंजेक्शन दिया है। फिलहाल वह नशे में है, लेकिन मुझे नहीं लगता वह बचेंगी। सिवाय थोड़ा गुस्से में बोला, लेकिन बचाना होगा। वीरा विराज को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना इस अस्पताल को आग लगाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। सिवाय इस वक्त बहुत खतरनाक नजर आ रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह आंखों आंखों में ही डॉक्टर को खा जाएगा। सेकंड के लिए तो डॉक्टर ने भी अपना सलाइवा गटक लिया और तभी दिव्यांश सिवाय के पास आकर बोला, होश में आओ। सिवाय तू पागल हो गया है, वीरा विराज को कुछ नहीं होगा, लेकिन तू खुद को संभाल। दिव्यांश वापस से डॉक्टर के पास जाकर बोला, कुछ भी करो, कुछ भी, तुम्हें जो चाहिए, जैसा चाहिए मैं ला कर दूंगा, लेकिन मेरे भाई और उसकी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? और तभी एक और नर्स बाहर आई और उसने डॉक्टर को देखकर बोला, सर वह औरत, वह भी कोमा में चली गई। यह सुनते ही सिवाय और दिव्यांश दोनों ने आंखें बंद कर ली। ना तो वीरा विराज जिंदा थे और ना ही मरे थे। सिवाय कॉरिडोर में रखी चेयर पर बैठ गया। दिव्यांश अपने भाई के पास आया और बोला, कुछ नहीं होगा,
हमारे भाई को। तू फिक्र मत कर, मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा, मैं चाचू को फोन करता हूं। और तभी शिवाय ने दिव्यांश का हाथ पकड़ लिया और ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, चाचू को इस बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए। मैंने गोपाल से कहा है ना, वह सबको यही कहेगा कि वीरा और विराज की डेथ हो गई है। दिव्यांश बोला, तू पागल हो गया है? तू जानता है ना, घर में सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा, तो ऐसा कैसे कर सकता है? तू समझ रहा है, फैमिली में सैलाब आ जाएगा। शिवाय इस बार चिल्लाता हुआ बोला, सैलाब आता है तो आने दो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीरा विराज पर फिर से अटैक हो। अगर हमारे दुश्मनों को पता चल गया कि वीरा विराज जिंदा हैं तो वह फिर से उन पर अटैक करेंगे। इस बार शायद किस्मत हमारी तरफ खड़ी थी, इसलिए वह दोनों कोमा में है। अगर किस्मत ने जरा सा भी हमारे दुश्मनों को साथ दिया तो हम वीरा को खो देंगे, और मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहता। उसके लिए चाहे पूरी रघुवंशी फैमिली से झूठ बोलना पड़े, मैं बोलूंगा। इतना कहकर उसने डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, मेरे भाई अभी कब तक होश में आएंगे? डॉक्टर ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, सर मुझे इसका जवाब नहीं पता, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। मशीन पर उन दोनों को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन वह कब तक जिंदा रहेंगे, कब होश में आएंगे, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप मेरी राय माने तो इन दोनों को ऑस्ट्रेलिया सेट कर दीजिए। मैं वहाँ एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, उन्होंने अब तक 40 मरीज का इलाज किया और 40 के 40 कोमा से बाहर आए हैं। आपको डॉक्टर तो इंडिया में भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है, आप चाहें तो उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, वीरा और विराज को ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी करो, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। डॉक्टर ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने दिव्यांश को देखा और बोला, मैं अभी आया। इतना कहकर वो जाने लगा और तभी दिव्यांश ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, शिवाय तू क्या कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिवाय बोला, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। दिव्यांश ने एक बार फिर कहा, रघुवंशी फैमिली रो रो कर मर जाएगी, तो रूही को जवाब नहीं दे पाएगा। शिवाय बोला, मैं वह सब संभाल लूंगा, तुम बस वीरा विराज को ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी करो। दिव्यांश बोला, लेकिन तू कहाँ जा रहा है? शिवाय ने कहा, पैंथर के पास। यह सुनकर दिव्यांश की पकड़ शिवाय से छूट गई और वह बोला, पैंथर हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। शिवाय बोला, अब देखनी पड़ेगी, उसे बात भी करनी पड़ेगी। उसके बच्चों के साथ जो कुछ हुआ उसमें हमारी गलती नहीं थी, वह खुद तो दूर हुआ ही, उसने पूर्वी को भी दृष्टि से दूर कर दिया, लेकिन अब नहीं। दिव्यांश ने पूछा, लेकिन तुम उससे मिलना क्यों चाहते हो? शिवाय बोला, वह अकेले रहना चाहता है ना, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता तो अकेले रहेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वीरा विराज के पास, ताकि हमें वीरा विराज की कंडीशन के बारे में पता चलता रहे। इतना कहकर उसने दिव्यांश का हाथ अपने हाथ से हटाया और कॉरिडोर से होता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही दिव्यांश ने अपना सिर पकड़ लिया, उसका सिर दर्द कर रहा था। एक तरफ शिवाय के प्लान उसे समझ नहीं आते थे और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी कोमा में जा चुके थे, और अब यह बात वह किसी को बता भी नहीं सकता था। वह तो यह सोच सोच कर घबरा रहा था कि जब सबको पता चलेगा कि वीरा विराज मर गए हैं तब क्या होगा, तब तो वह सबको कैसे संभाल लेगा, खासकर रूही को। दिव्यांश के सामने जब जब रूही का चेहरा आता, दिव्यांश का दर्द और बढ़ जाता। दूसरी तरफ शिवाय फ्लैट के सामने खड़ा हुआ था। इस वक्त शिवाय बहुत हिम्मत से काम ले रहा था। उसने बेल बजाई और पूर्वी ने गेट खोला, और पूर्वी ने जैसे ही शिवाय को देखा उसकी आंखें भर आई। शिवाय ने भी अपने दोनों बाहें फैला दी और पूर्वी सीधा शिवाय के गले जा लगी। पूर्वी रोते रोते बोली, मेरे साथ यह सब क्यों होता है, क्यों होता है शिवाय, मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, क्यों भगवान ने मेरी बच्चियों को मुझसे छीन लिया? शिवाय पूर्वी को संभालते हुए बोला, बस करो पूर्वी, अगर तुम भी रोओगी तो पैंथर को कौन संभालेगा? और तभी पीछे से आवाज आई, पैंथर इतना कमजोर नहीं है कि उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़े। पूर्वी ने अपने आंसू पोंछे और पलट कर पैंथर को देखा तो पैंथर ने 4 कदम आगे जाकर पूर्वी की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, इन लोगों से मैं कोई मतलब नहीं रखना चाहता, और तुम हो कि अपने आंसुओं के लिए कंधा भी इन्हीं का मांग रही हो। शिवाय बोला, तू गलत समझ रहा है, पूर्वी मेरी बहन जैसी है, और अगर बहन अपने भाई का कंधा मांग ले तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पैंथर बोला, मैं यहाँ तेरे और पूर्वी के रिश्ते को डिस्क्राइब करना नहीं चाहता,
तुम यहाँ से जा सकते हो। शिवाय अंदर आया। उसने पैंथर का कॉलर पकड़कर थोड़ा सा खींचा और बोला, हुआ क्या है तुझे? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने जो तू हमसे दूरी बनाकर रखने लगा? अस्पताल में आग लगी, इसमें रघुवंशी फैमिली की क्या गलती है? बता तू। सिर्फ इतनी कि वह हॉस्पिटल हमारा था। तू खुद ही बता, हमने तो भलाई के लिए उस अस्पताल को खोला था। मुझे क्या पता कि पहले ही दिन उसमें आग लग जाएगी। तू भी जानता है कि हमारे कितने दुश्मन हैं और कहाँ कहाँ हैं। किसी ने आग लगा दी और तू हमसे दूर हो गया। पैंथर शिवाय की बाजू पकड़कर उसे झटकते हुए कहा, गलती थी आपकी। आपको हमें इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था और मैं भी पागल अपनी बीवी बच्चों को लेकर वहां पहुंच गया। आपकी पार्टी में ना मैं वहां जाता ना मेरी बच्चियां आग के हवाले होती। इतना कहकर पैंथर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। शिवाय ने एक बार फिर पैंथर की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, तो तू बता, तू मुझे कैसे माफ करेगा? घुटनों के बल बैठ जाऊं, हाथ जोड़ दूं तेरे सामने? तुझे क्या लगता है तेरी जिंदगी में दुख है, हमारी जिंदगी में नहीं है? आज वीरा और विराज को गोली लग गई, वह दोनों कोमा में चले गए। यह सुनते ही पूर्वी को झटका लगा। वह सीधा दीवार से जा लगी, आंखें फाड़े बस शिवाय को देख रही थी और पैंथर उसकी आंखें भी बाहर आ गई। उसे पहले तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। शिवाय की बात सुनकर पूर्वी और पैंथर हैरान हो गए। वह तो पहले ही अपने दुख से गुजर रहे थे। यह सुनकर कि वीरा और विराज को गोली लगी है, उन दोनों का दुख थोड़ा और बढ़ गया। शिवाय हाथ जोड़कर बोला, तू पूर्वी के साथ अकेले रहना चाहता है ना? तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुझे ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहता हूँ। वीरा विराज का इलाज ऑस्ट्रेलिया में होगा और मुझे कोई भरोसेमंद आदमी चाहिए जो उनके पास रहे। देख, तू कहेगा तो मैं घुटनों के बल भी आ जाऊंगा, लेकिन प्लीज इतनी सी रिक्वेस्ट मान ले। पैंथर कुछ बोलता उससे पहले ही पूर्वी ने नम आंखों से पैंथर की ओर देख कर बोली, सोच क्या रहे हैं? पहले ही हमारे बुरे कर्मों की वजह से हमारी बेटियां हमसे दूर जा चुकी हैं। कम से कम शिवाय की बात मानकर हमें अपने कर्मों का पश्चाताप करना चाहिए। शिवाय बोला, पैंथर मैं तेरे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। यकीन मान, उस हादसे में मेरा कोई हाथ नहीं था। पैंथर भी अब सोच रहा था कि क्या उसे शिवाय की बात माननी चाहिए, और फिर उसने थोड़ा सा स्वार्थी होकर सोचा, वह यहाँ से जाना चाहता था, रघुवंशी फैमिली से दूर जाना चाहता था, इसलिए उसने ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला ले लिया। फ्लैशबैक एंड। दिव्यांश की आंखों में पानी था। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ बढ़ाया और दिव्यांश के सिर को हल्का सा सहलाकर बोला, पुरानी यादें याद करने से कुछ नहीं होगा, सो जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ही सब कुछ याद है, मुझे भी बहुत कुछ याद है। दिव्यांश बच्चे, कहावत है कि दुख को जितना पकड़ कर बैठोगे वह तुम्हें उतना ही सताएगा। इसे जाने दो, पकड़ कर मत बैठो। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी वीरा और विराज जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। दिव्यांश कुछ नहीं बोला। उसने अपनी आंखों के पानी को बहने से रोक लिया और करवट लेकर शिवाय के कमर पर हाथ रख लिया, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपक जाता है। बिल्कुल वैसे ही। बेशक शिवाय, दिव्यांश और हर्षवर्धन उम्र का एक पड़ाव पार कर चुके थे, लेकिन उनके अंदर भी एक छोटा बच्चा था, और जब वह छोटा बच्चा रोता था, लगता था या परेशान होता था, तो वह तीनों मिलकर उस छोटे बच्चे को संभाल लेते थे। आज भी वैसा ही हुआ। दिव्यांश और हर्षवर्धन ने मिलकर शिवाय को संभाल लिया। ऐसा ही तब हुआ था जब हर्षवर्धन परेशान था, तब शिवाय और दिव्यांश ने अपने चाचू को संभाला था। अगली सुबह जब शिवाय की आंख खुली तो उसने खुद को दबा हुआ महसूस किया। शिवाय ने जैसे तैसे अंगड़ाई तोड़ी। वह सीलिंग की तरफ देख रहा था, फिर उसने अपने सीने की तरफ देखा जहां दिव्यांश ने हाथ और पैर दोनों रखे हुए थे। फिर उसने अपने दूसरी तरफ देखा जहां हर्षवर्धन ने अपनी बाजू शिवाय के सिर के नीचे रखी हुई थी। शिवाय ने अगले ही पल आंखें छोटी की और बोला, मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ जो या मुझे दबाकर सो रहे हैं? हद हो गई। इतना कहकर उसने गुस्से में दिव्यांश का पैर अपने पैर से हटाकर एक तरफ किया और उसके हाथ को अपने सीने से हटाकर झटकते हुए बोला, दिव्यांश उठ, जल्दी उठ, तुझे क्या मैं नींद में दृष्टि दिखाई देता हूँ? फिर उसने अपने सिर के नीचे से हर्षवर्धन का हाथ निकाला और हर्षवर्धन को भी हल्का सा जगाते हुए कहा, चाचू मैं सिंड्रेला चाची नहीं हूँ, उठो। शिवाय के जगाने से हर्षवर्धन और दिव्यांश दोनों जग गए। दोनों ही बैठ गए और शिवाय को हल्के गुस्से में घूरने लगे। शिवाय उठकर बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? शर्म नहीं आती? मुझे अपनी अपनी बीवी समझकर दबाकर सो गए। और तभी हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय के गाल पर एक चाटा जड़ दिया और दिव्यांश को हंसी आ गई। शिवाय ने बच्चा सा मुंह बनाकर हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन गुस्से में बोला, कल पी के क्यों आया था?
सिवाय को एक ही पल में सब कुछ याद आ गया। फिर वह भी गुस्से में बोला, उस साले को बताऊंगा, उस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा था मुझे छुई मुई के पास छोड़ दे, लेकिन देखो मगरमच्छ के पास छोड़कर चला गया। हर्षवर्धन ने अभी कुछ नहीं कहा और खींचकर एक चाटा सिवाय के गाल पर जड़ दिया। सिवाय हैरानी से हर्षवर्धन को देख रहा था। दिव्यांश को हंसी आ गई। दिव्यांश का हंसना सिवाय को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दिव्यांश की कमर को टेढ़ा किया और खींच के 2-4 पंच मार दिए। दिव्यांश सिवाय की शिकायत लगाता हुआ बोला, चाचू देख रहे हो, कल रात हमने इसे संभाला और अब देखो इसके कितने हाथ चल रहे हैं। समझा लो चाचू अपने लाडले भतीजे को, वरना सच कहता हूँ इन हाथों में अभी भी उतनी ही जान है जितनी 20 साल पहले थी। सिवाय ने भी दांत पीसते हुए कहा, अबे चल आया शुक्र मना, मेरी माँ का धन्यवाद किया कर भगवान का। माँ ने तुझे बर्तन वाली से खरीदा था, एक बैग कपड़े दिए थे उसे और 4 भगोने, तब जाकर मैंने तुझे इस बर्तन वाली से लिया था। पता भी है वह बर्तन वाली तुझसे बंधुआ मजदूरी करवाती थी। 4 दिन तक तो तूने पोटी भी नहीं की थी। माँ ने तुझे डॉक्टर को दिखाया, तब जाकर तूने कच्चे में ही पोटी कर दी। इतना कहकर सिवाय बेड से उतर गया और अपने कपड़े ठीक करने लगा। दिव्यांश तो आंखें फाड़े सिवाय को ही देख रहा था। मानने वाला तो दिव्यांश भी नहीं था। दिव्यांश भी अकड़ कर बोला, कुत्ते तेरी तो, तुझे पता है, अपने भी तो बता दे कि तू नालियों में से एक एक सिक्का ढूंढता था। वह तो माँ ने तुझे नाली में हाथ डाले हुए देखा तो उन्हें तुझ पर तरस आ गया और वह तुझे घर में ले आए। आज भी तेरे सिक्के गुल्लक में पड़े हुए हैं। घर आई माँ, तुझे माँ ने खाना खाने के लिए दिया और तू उसमें भी सिक्का ढूंढने लगा। माँ ने तुझे गार्डन में मेरे साथ खेलने के लिए भेजा और तू अपनी आदत से मजबूर गार्डन में भी कूड़ा चुनकर एक थाली में डालने लगा। हे भगवान, अपनी नहीं बताता, बस मेरी ही बताता रहता है। हर्षवर्धन कुछ नहीं बोला। दोनों फिर से बहस करने लगे। तभी कमरे के बाहर से हीर की आवाज आई, हाँ लड़ लो, बहुत दिन हो गए ना तुम्हें, तुम दोनों लड़े नहीं हो, शर्म नहीं आती? घर में जवान बच्चे हैं, दोनों ससुर बन चुके हो, घर में 2 बहू आ चुकी हैं, लेकिन अब भी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो। और एक या पीहू के डैडी तमाशा देख रहे हैं या नहीं कि दोनों को रोक दे। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, साहिबा, या दोनों बहुत दिनों बाद ऐसे लड़े हैं, इसलिए मैं इनकी लड़ाई एंजॉय कर रहा था। हीर बोली, अगर एंजॉय कर लिया हो तो फ्रेश होकर बाहर भी आ जाओ, नाश्ता लगा दिया है, ऑफिस भी जाना है। तीनों ने हाँ में गर्दन हिलाई। सिवाय जाने लगा तो हर्षवर्धन ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, हमने तुझसे कोई सफाई नहीं मांगी क्योंकि जानते हैं तेरे सीने में एक दर्द है, लेकिन आर्या के बारे में सोचता है। कल रात उसने तुझे इस हालत में देखा, अब जाकर अपनी छुई मुई को समझा लेना। सिवाय ने पलटकर बेबस नजरों से हर्षवर्धन को देखा और दिव्यांश को हंसी आ गई। सिवाय फिर से पैर पटक कर बोला, चाचू देख लो, हंस रहा है। दिव्यांश बोला, अभी तो मैं हंस रहा हूँ, जब साली साहिबा तुझे सबके सामने डांटेंगी तब पूरी फैमिली हंसेगी। इतना कहकर वह और जोर से हंसने लगा था कि सिवाय अच्छे से चला जाए। सिवाय भी एक नजर दिव्यांश को गुस्से में देख कर वहां से चला गया। सिवाय बाहर आया तो उसने डाइनिंग टेबल पर देखा जहां पूरी रघुवंशी फैमिली बैठी हुई थी। वंदना भी वहीं बैठी थी और आज वंदना को दृष्टि खाना खिला रही थी। सिवाय ने नोटिस किया कि वहां आर्या नहीं है। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपने कमरे की तरफ देखा और बोला, आर्या नहीं छोड़ेगी, वह सबके सामने मुझे डांटेगी, मैं ही उसके पास चला जाता हूँ। इतना कहकर वह कमरे की तरफ बढ़ गया। सिवाय जब कमरे में पहुंचा तो आर्या बालकनी में खड़ी हुई गार्डन को निहार रही थी। सिवाय पीछे से गया और उसने आर्या को गले लगा लिया और तभी उसने अपने हाथ पर पानी की एक बूंद महसूस की। सिवाय ने आर्या को पलट कर देखा। आर्या की आंखों में पानी था। सिवाय बोला, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब रो कर और परेशान मत करो। आर्या ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से में एक पंच सिवाय के सीने पर मारा और बोली, जो कल रात आपने किया है ना, उसके चलते मैं भी बहुत परेशान हूँ कि पिछले कई सालों से आप सब कुछ अकेले झेल रहे हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि नशे का सहारा ले लो। कल आपको नशे में देखकर मेरी जान निकल रही थी। मैंने कभी आपको टूटे हुए नहीं देखा, लेकिन कल ऐसा लग रहा था कि आप अंदर ही अंदर मर रहे हैं। मेरा सिवाय इतना कमजोर नहीं कि उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़े, लेकिन कल आपको सहारे की जरूरत पड़ रही थी। आप बहुत मजबूत हो और मैं अपने सिवाय को मजबूत ही देखना चाहती हूँ। कहते कहते आर्या के आंसू और बहने लगे। सिवाय
ने आर्या को गले लगाया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अच्छा माफ कर दो, और आर्या ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने फिर कहा, कर दो ना, अब छुई मुई। देखो कल रात मैं डैनी के पास बैठा था, बातों बातों में विराज का जिक्र हो गया और बस मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। बैठे बैठे 3 पैग भी पी लिए और फिर वहां साला मिल गया। आर्या ने गुस्से में शिवाय का चेहरा देखा तो शिवाय ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, साला ही तो लगा वह मेरा। अच्छा ठीक है, सॉरी मिल गया, बस फिर क्या था। दिल की जितनी भी थी सारी सॉरी के सामने बोल दी। आर्या ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप शिवाय के सीने से लगी हुई खड़ी रही, जिसका साफ मतलब था कि उसने अभी भी शिवाय को माफ नहीं किया। शिवाय फिर बोला, छुई कर दो ना माफ। फिर उसने आर्या की दोनों बाजू पकड़कर खुद से दूर किया और बोला, अच्छा चाहो तो थप्पड़ मार लो। आर्या ने हैरानी से शिवाय को देखा। शिवाय ने हंसकर कहा, ऐसे क्या देख रही हो, उस दिन तुमने मुझे थप्पड़ तो मारा था। आर्या गुस्से में बोली, थप्पड़ नहीं मारा था, सिर्फ कॉलर पकड़ा था, वह भी इसीलिए क्योंकि मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आपने सबसे झूठ बोला, आपको किसी के आंसू देखकर तरस नहीं आता। पूरे घर में आंसुओं का सैलाब आया हुआ था, लेकिन आपने किसी को सच नहीं बताया। शिवाय ने शर्मिंदगी के साथ कहा, मैं सबको सच बता देता और वीरा विराज को कुछ हो जाता तो कहाँ से लाकर देता। मैं भी वीरा विराज को ही संभाल सकता हूँ, इसलिए धीरे धीरे समझा भी रहा हूँ। जिस दिन वीरा विराज ठीक हो गए उस दिन सबके सामने ला कर खड़ा कर दूंगा। और चाचू तो जानते हैं ना। अच्छा इस बात को छोड़ो, यह एक ऐसी बात है कई साल से हमारे बीच रोज होती है, चलो मुझे माफ कर दो। आर्या कुछ नहीं बोली, एक कदम चल के शिवाय के गले लग गई। इसका साफ मतलब था कि शायद उसने शिवाय को माफ कर दिया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध तैयार हो चुका था। आज उसे ऑफिस जाना नहीं था, जाता तो सीनियर रघुवंशी को जवाब देना मुश्किल था। अनिरुद्ध ने अवनीत को कॉल करके कहा, जीजू मुझे आज ऑफिस जाना है, समझ नहीं आ रहा तितली को किसके भरोसे छोड़कर जाऊं, आप कुछ एडवाइस दे दो ना। अवनीत ने कहा, तुम एक काम करो, तितली को यहाँ छोड़ दो, मैं यहाँ उसके कुछ टेस्ट भी कर लूंगा और मैंने कुछ थेरेपी सर्च की है, इसकी थेरेपी भी स्टार्ट हो जाएगी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखा जो सोफे पर बैठी हुई एक छोटे से टॉय के साथ खेल रही थी। अनिरुद्ध बोला, जीजू छोड़ तो दूं, लेकिन क्या यह मेरे बिना रह लेगी, यह तो मुझे अकेले सोने भी नहीं देती। अवनीत ने कहा, देखो अनिरुद्ध, अगर तुम उसे अपनी आदत लगा दोगे तो वह तुम्हारे ऊपर डिपेंड होने लगेगी। उससे थोड़ा तो डिस्टेंस मेंटेन करो, उसे यह चीज सीखनी पड़ेगी कि जिससे हम प्यार करते हैं वह हमसे दूर भी चला जाता है, और तुम कौन सा हमेशा के लिए दूर जा रहे हो। सुबह छोड़कर जाओगे, शाम को जब ऑफिस से आओगे तो लेते जाना। अनिरुद्ध को अवनीत की बात सही लग रही थी, इसलिए उसने हाँ कहकर फोन कट कर दिया। अनिरुद्ध तितली के पास आया और बोला, चलो तितली, ब्रूम 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 ब्रूम। शिवांगी खुश हो गई, उसने हल्का सा मुस्कुराकर अनिरुद्ध को देखा और फिर हाथ से इशारा करके कहा, तितली अनिरुद्ध ब्रूम ब्रूम। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी, फिर उसे कमरे में लेकर आया, उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाया और उसके बाल संवारने लगा। अनिरुद्ध शिवांगी के बाल संवार रहा था और शिवांगी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह खुश थी कि आज वह बाइक पर घूमेगी। अनिरुद्ध शिवांगी के बाल संवारता हुआ बोला, तितली मेरी बात सुनोगी, मेरी बात मानोगी। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी, अब वह अनिरुद्ध की बात समझने लगी थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी के बाल अच्छे से संवार दिए और फिर उसे देखा तो उसने एक सिंपल सलवार और सूट पहनी हुई थी। अनिरुद्ध बोला, कपड़े तो ठीक हैं, क्या चेंज करने। अनिरुद्ध ने एक बैग लिया, उसमें शिवांगी का फेवरेट सूट और कुछ फ्रूट डाले और फिर उसे शिवांगी के कंधे पर टांगते हुए कहा, अब तितली मेरे साथ जाएगी। और तभी शिवांगी ने दोनों हाथों से इशारा करते हुए कहा, अनिरुद्ध तितली ब्रूम ब्रूम। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ तितली अनिरुद्ध ब्रूम ब्रूम, चलो चलते हैं। फिर उसने अपना बैग उठाया और शिवांगी को लेकर फ्लैट से निकलकर पार्किंग एरिया में आ गया। अनिरुद्ध बाइक पर बैठा, फिर उसने हेलमेट पहन लिया और एक हेलमेट शिवांगी को भी पहना दिया। फिर उसने शिवांगी को पीछे बैठने का इशारा किया। शिवांगी जैसे तैसे करके अनिरुद्ध की बाइक पर बैठ गई। अनिरुद्ध ने शिवांगी का बैग आगे रखा और शिवांगी के दोनों हाथों को अपनी कमर पर लपेट लिया।
और फिर हल्का सा पलट कर बोला, तितली हाथ मत हटाना वरना ब्रूम ब्रूम से गिर जाओगी। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और अनिरुद्ध ने बाइक स्टार्ट कर दी, लेकिन बहुत आराम से और धीरे से बाइक चला रहा था क्योंकि शिवांगी पीछे बैठी थी और शिवांगी को ठीक से बैठना भी नहीं आता था। हालांकि शिवांगी ने कसकर अनिरुद्ध को पकड़ा हुआ था, फिर भी अनिरुद्ध को लग रहा था कि कहीं वह शिवांगी को बाइक से गिरा न दे, इसलिए वह बहुत धीरे और आराम से बाइक चला रहा था और उसका आराम से बाइक चलाना शायद शिवांगी को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह थोड़ा देर बाद बोली, अनिरुद्ध ब्रूम 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 ब्रूम। अनिरुद्ध को हेलमेट में कुछ सुनाई नहीं दिया। शिवांगी ने अपने हाथ अनिरुद्ध के कमर से हटाने चाहे तो अनिरुद्ध ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर कसते हुए कहा, तितली गिर जाओगी और गिर गई ना तो सीधा परलोक सिधार जाओगी, इसलिए चुपचाप शांति से बैठी रहो। लेकिन तितली ने अपना एक हाथ झटके से खींचा और अनिरुद्ध की कमर पर मार कर कहा, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। अनिरुद्ध ने बाइक साइड में रोकी और पीछे पलटकर कहा, क्या ब्रूम ब्रूम ब्रूम, अब बाइक पर बैठना अच्छा नहीं लग रहा। शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध हल्के गुस्से में बोला, कल रात तो तुम ही कह रही थी ब्रूम ब्रूम ब्रूम, और अब जब तुम्हें लेकर आया हूं तो मुंह बना रही हो, क्या हुआ। शिवांगी मुंह बनाकर बोली, ब्रूम, और फिर एकदम से अपने हाथ को तेजी से आगे ले जाने लगी। अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से अपने हाथों से इशारा किया और उसे तेजी से आगे ले जाने लगी। अनिरुद्ध को थोड़ा समझ आया और वह बोला, तुम चाहती हो कि मैं ऐसे तेज चलाऊं हवा के जैसे। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, ब्रूम ब्रूम, हवा के जैसे। अनिरुद्ध ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और बोला, बहुत तेज चलाओ ताकि तुम्हें ज्यादा हवा लगे। शिवांगी को अनिरुद्ध की बात समझ आ रही थी और उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। अनिरुद्ध का तो मन कर रहा था कि बाइक की टंकी में अपना सिर मार दे। फिर उसने हेलमेट पहना और शिवांगी के दोनों हाथों को अपनी कमर पर लपेट कर बोला, ढीला मत छोड़ना वरना गिर गई ना तो मेरी गलती नहीं है, दोनों का साथ में ब्रूम ब्रूम निकल जाएगा, समझी। शिवांगी को समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, बस उसने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने बाइक स्टार्ट की और इस बार थोड़ा तेज स्पीड से चलाई। बाइक जैसे ही थोड़ा तेज स्पीड में चली, शिवांगी को अच्छा लगने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना सिर अनिरुद्ध के कमर पर रख दिया। उसे आज आजादी का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह उड़ जाएगी, उस काल कोठरी से वह निकल आई है, अब दोबारा उसमें कभी नहीं जाएगी। उसे हवा में बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उसने एक पल के लिए भी आंखें नहीं खोली और तभी बाइक रुक गई। शिवांगी ने आंखें खोली। अनिरुद्ध ने उसे पलट कर कहा, तितली उतरो। शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, हॉस्पिटल आ गया शाम को ब्रूम ब्रूम। शिवांगी ने अभी ना में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने प्यार से कहा, तितली रात को ब्रूम ब्रूम पक्का प्रॉमिस। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद आखिर शिवांगी बाइक से उतर गई। अनिरुद्ध ने शिवांगी का और अपना हेलमेट बाइक में टांग दिया और फिर शिवांगी का हाथ पकड़कर उसे अस्पताल के अंदर ले गया। अगले ही पल दोनों अवनीत के केबिन में खड़े हुए थे। अवनीत ने शिवांगी को देखा तो मुस्कुराने लगा। 2 ही दिन में शिवांगी में जान आने लगी थी। उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी थी, उसकी आंखों में चमक थी और यह शिवांगी के ठीक होने के लक्षण थे। अनिरुद्ध ने शिवांगी को चेयर पर बैठाया और अवनीत को देखकर हैरानी से कहा, इसे तो बाइक पर बैठना अच्छा लगता है। मैं बाइक धीरे चला रहा था तो मुझे जैसे तैसे इसने समझा दिया कि बाइक तेज चलाओ। सच बता रहा हूँ जीजू, बेशक इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, लेकिन नखरे इसके अंदर लड़कियों जैसे ही हैं। कुछ और दिन मेरे साथ रही ना तो मैं तो इसके नखरे उठाता उठाता ही परेशान हो जाऊंगा। अनिरुद्ध की बात सुनकर अवनीत हंसने लगा और बोला, अरे यह तो अच्छी बात है ना कि अपने दिल की बातें तुझे बताती है। यह सुनकर अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा जो टेबल पर रखा हुआ एक क्यूब उठाकर उसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी। यह छोटी सी बात अनिरुद्ध के दिल को छू गई कि जब अवनीत ने कहा कि वह तुझे अपने दिल की बात बताती है, अनिरुद्ध के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी, अजीब सी फीलिंग आने लगी। वह फीलिंग उसे अच्छी तो लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहा था। उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया और बोला, अब मैं आपका पेशेंट लेकर आ गया हूँ, आप बताओ क्या करना है। अवनीत बोला, करना क्या है, इसे समझाओ कि तुम इसे यहाँ छोड़कर जाओगे और इसका ट्रीटमेंट होगा। अनिरुद्ध हैरानी से अवनीत को देखकर बोला, यार जीजू आप खुद समझाओ ना। मैं कैसे समझाऊंगा, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसे समझा समझा कर परेशान हो रहा था। इसके दिमाग में कोई बात जल्दी से घुसती ही नहीं।
पागल कहीं की। और तभी अवनीत ने हल्के गुस्से में कहा, अनिरुद्ध गुस्से पर कंट्रोल करो, यह लड़की पागल नहीं है। अनिरुद्ध को अब समझ आया कि उसने फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वह शर्मिंदगी के साथ बोला, सॉरी जीजू, लेकिन मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ। अवनीत ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तितली बहुत जल्दी चीजें सीख रही है, तुमने खुद ही नोटिस किया होगा, 2 दिन में इसने बहुत कुछ सीख लिया है। अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। अवनीत बोला, देखो एक बात समझो, तितली पागल नहीं है। मतलब जैसे टार्जन था ना, तो क्या यह टार्जन है? अनिरुद्ध ने अवनीत की पूरी बात सुने बिना ही कहा। अवनीत ने अपनी हथेली को अपने माथे पर मार लिया और बोला, मेरी पूरी बात तो सुन लो। अनिरुद्ध बोला, ओके ओके सॉरी, बताइए ना जीजू, तितली टार्जन है? मतलब टार्जन जैसी है? मतलब टार्जन नहीं है लेकिन टार्जन था। अवनीत ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध ने अपनी उंगली मुंह पर रख ली। अवनीत बोला, देखो जैसे टार्जन था ना, वह जंगल में रहता था, वहां के जानवरों की भाषा सीख गया था क्योंकि वह उसी माहौल में रहा था। ऐसा ही इस लड़की का भी है, या जिस माहौल में रही थी उस हिसाब से इसे कुछ नहीं आता, लेकिन जब इसका एनवायरनमेंट बदल गया है या एक नए वातावरण में आई है और धीरे धीरे यहाँ की चीज भी सीख रही है। और तुम्हें एक बात बताऊं, इसकी लर्निंग पावर काफी स्ट्रांग है, बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएगी। बस प्रॉब्लम यह है कि यह तुम्हारे अलावा शायद किसी पर भरोसा ना करे, इसीलिए तुम्हें ही इसे समझाना होगा कि तुम इसे रोज यहाँ छोड़कर जाओगे, यहाँ इसकी थेरेपी होगी और ऑफिस से आते ही इसे लेकर जाओगे, समझे? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर 2 कदम चलकर तितली के पास गया। उसके पास जाकर अनिरुद्ध पंजों के बल बैठा और बोला, तितली मेरी तरफ देखो। शिवांगी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ क्यूब टेबल पर रखा और अनिरुद्ध की ओर देखने लगी। अनिरुद्ध बोला, देखो मुझे ऑफिस जाना है। इतना कहकर उसने अपना बैग शिवांगी को दिखाया। शिवांगी कुछ नहीं बोली, बस हैरानी से अनिरुद्ध को देखती रही। अनिरुद्ध ने आगे कहा, मुझे ऑफिस जाना है, शाम को वापस आऊंगा, उसके बाद हम दोनों घर चलेंगे, तब तक तुम जीजू के पास रुकना। शिवांगी धीरे से बोली, जीजू? शिवांगी के मुंह से जीजू सुनकर अवनीत के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई और अनिरुद्ध उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जीजू, तुम जीजू के पास रुकना, वह तुम्हें दवाई देंगे तो खा लेना, और मैंने तुम्हारे बैग में सूप रखा है वह भी पी लेना, फिर हम शाम को घर चलेंगे, ओके पक्का? इतना कहकर उसने हैंड शेक के लिए शिवांगी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और शिवांगी ने भी अपना हाथ अनिरुद्ध के हाथ पर रख दिया। अनिरुद्ध को खुशी हुई कि शिवांगी एक बार में ही समझ गई। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और जैसे ही जाने को हुआ उसने महसूस किया कि उसकी टी शर्ट शिवांगी ने अपनी मुट्ठी में भर ली। अनिरुद्ध ने हल्का सा पलट कर देखा तो शिवांगी ने कसकर उसकी शर्ट पकड़ी हुई थी और आंखों में पानी लिए उम्मीद भरी नजरों से अनिरुद्ध को देख रही थी। शिवांगी को ऐसे देखकर अनिरुद्ध का मन जाने का नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ता ही, उसके पास ऑप्शन भी नहीं था। अनिरुद्ध फिर से पंजों के बल बैठा। उसने शिवांगी के हाथों को अपने गाल पर लगाया, उसकी हथेली पर हल्का सा चूम कर कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा, मुझे काम पर जाना होता है, फिर वहां से तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। शिवांगी धीरे से बोली, तितली चॉकलेट? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ तितली चॉकलेट खाएगी, कल रात खाई थी ना फ्रिज में से। चॉकलेट निकालकर शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, हाँ वैसे ही चॉकलेट लेकर आऊंगा, लेकिन तुम जीजू की बात माननी पड़ेगी। तितली जीजू की बात मानेगी? बोलो, तितली जीजू की बात मानेगी? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तितली की बात मानेगी, अनिरुद्ध का वेट करेगी। अनिरुद्ध ने शिवांगी के माथे को चूमा और बोला, हाँ तितली अनिरुद्ध का वेट करेगी और अनिरुद्ध जल्दी वापस आएगा, ठीक है? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह गया। अनिरुद्ध ने शिवांगी के आंसू पोंछे और बोला, तितली देखो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी ना, तो मैं तुम्हें ब्रूम ब्रूम चलाना सिखाऊंगा। यह सुनकर शिवांगी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फाइनली शिवांगी समझ गई और उसने अनिरुद्ध को जाने की इजाजत दे दी। अनिरुद्ध ने अवनीत को देखकर कहा, जीजू तितली का ध्यान रखना। अवनीत ने मुस्कुराकर कहा, बेफिक्र रहो, मैं इस लिटिल गर्ल का ध्यान रखूंगा, तुम अपने ऑफिस पर ध्यान दो। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया, लेकिन उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। उसका मन नहीं कर रहा था कि तितली को यहाँ छोड़कर चला जाए, लेकिन जाना तो था, तितली के लिए थेरेपी भी जरूरी थी। अनिरुद्ध सीधा रघुवंशी इंडस्ट्रीज गया। उसने पार्किंग एरिया में बाइक रोकी और फिर अंदर चला गया।
अंदर जाते ही वह सबसे पहले युग के केबिन में गया। उसने युग के केबिन का गेट खोला और युग ने उसे देखकर चिल्लाकर कहा, कैसी रही डेट? अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर आया, उसने अपना बैग एक साइड में रखा और चेयर पर बैठता हुआ बोला, कौन सी डेट? युग ने हंसकर कहा, अब इतना भोला भी मत बन, मेरी बाइक ली है तो डेट पर तो गया ही होगा। अनिरुद्ध ने भी हंसकर कहा, मैंने बाइक मांगी क्योंकि मुझे सच में बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मैं किसी के साथ डेट पर नहीं गया। अपने सिर पर हाथ मार कर कहा, मतलब किसी लड़की का चक्कर नहीं है? अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, सच में किसी लड़की का चक्कर नहीं है। युग ने कहा, तो फिर जिंदगी में पहली बार तूने मुझसे बाइक मांगकर अपनी खुददारी को ठेस क्यों पहुंचा दी? इस पर अनिरुद्ध हंसने लगा और बोला, सच में बहुत ज्यादा जरूरत थी इसलिए मांगी। वैसे तुमने यह बाइक कितने में ली? मुझे भी एक ऐसी ही बाइक चाहिए। युग कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से शिवाय ने कहा, तुम अपने अंकल से कहकर तो देखो, मैं बाइक क्या तुम्हें हेलीकॉप्टर दिला दूंगा। शिवाय की बात सुनकर अनिरुद्ध ने पलटकर शिवाय को देखा और मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं अंकल, वह तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे बाइक की जरूरत नहीं है। तभी युग बोला, क्यों? अभी तो तूने कहा कि तुझे भी ऐसी बाइक लेनी है। अनिरुद्ध ने अपनी बात को बैलेंस करते हुए कहा, वह मैं जब लूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे, वह तो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था कितने की है। युग ने शिवाय को देखकर कहा, मामा दिला दो ना एक बाइक, या तो मना ही करेगा। हर चीज के लिए मना करता है, आपको ही थोड़ी जिद करनी पड़ेगी। सिवाय उन दोनों के पास गया और चेयर खींचकर बैठता हुआ बोला, नहीं, आजकल मना नहीं करता। मैंने इसे फ्लैट दिया और इसने बिना किसी ना नुपुर के उसे रख लिया और यह बात मुझे हजम नहीं हुई। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध को देखा तो उसे महसूस हुआ कि अनिरुद्ध बहुत ज्यादा चालाक नहीं है और ना ही झूठ बोलने में माहिर। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था वह क्या कहकर शिवाय को चुप कराए। उसने अपनी नजरें जैसे तैसे शिवाय की तरफ घुमाई तो शिवाय ने आंख उठाकर फिर पूछा, हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, बिना किसी ना नुकुर के फ्लैट कैसे ले लिया? अनिरुद्ध के पास जवाब नहीं था और तभी युग झट से बोला, मामू फिर सोच क्या रहे हो? जैसे आपने फ्लैट दिया वैसे ही बाइक दे दो। अनिरुद्ध कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय बोला, यह तो मुझे रीजन बता तो दो, या फिर आज जो मैं बाइक दूंगा उसे रख लो। अनिरुद्ध समझ गया कि शिवाय अंकल मानने वाले नहीं हैं, इसलिए उसने गहरी सांस लेकर कहा, तो फिर आप मुझे बुलेट दिला दो। शिवाय ने सिर पर हाथ रखकर कहा, कोई और ले लो, मैं तुझे महंगी से महंगी बाइक दिला दूंगा, या तू कहेगा तो गाड़ी भी। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे तो ब्रूम ब्रूम वाली बुलेट ही चाहिए। शिवाय और युग दोनों हैरान हो गए। अनिरुद्ध ने कसकर आंखें बंद कर ली और फिर उसने कहा, वह पड़ोस में एक बच्ची है, उसे मैंने युग की बाइक पर बैठाया तो वह ऐसे ब्रूम ब्रूम करती है, बस इसीलिए मुंह से निकल गया। युग बोला, और वह बच्ची कितनी बड़ी है? अनिरुद्ध युग को आंखें दिखा रहा था और तभी शिवाय ने हंसकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुझे बुलेट ही दिला देता हूँ। अगले ही पल शिवाय ने जेब में से फोन निकाला और किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, आज शाम तक एक बुलेट मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी होनी चाहिए। दूसरी तरफ क्रिस ने गाड़ी एक मॉल के बाहर रोकी और इरिटेट होकर हीर को देखकर बोला, माँ आपको मैं ही मिलता हूँ। हीर ने हल्का सा क्रिस के गाल पर मारा और फिर पीछे पलटकर मीरा को देखकर बोली, चलो मीरा उतरो, तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हैं। मीरा ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और वह गाड़ी से उतर गई। हीर मीरा को लेकर शॉपिंग मॉल के अंदर चली गई तो क्रिस ने भी इरिटेट होकर गाड़ी पार्किंग में लगाई और फिर उनके पीछे पीछे चला गया। हीर मीरा के लिए शॉपिंग कर रही थी। जब से पीहू की शादी हुई थी तब से हीर को एक खालीपन सा महसूस होता था, क्योंकि पीहू हमेशा हीर से चिपकी रहती थी, लेकिन जब से मीरा आई थी हीर का खालीपन भर गया था। जो वह पीहू के लिए करती थी वह अब मीरा के लिए करने लगी थी। वैसे भी मीरा और सरगम की कंडीशन किसी से छुपी नहीं थी। हीर कहीं ना कहीं मीरा में खुद को देखती थी और इसीलिए उसका इतना ध्यान रखती थी और उसे इतना लाड प्यार करती थी। कभी कभी तो क्रिस को मीरा से जलन भी होने लगती थी। उसे लगता था कि जब से मीरा आई है हीर उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, और यह सब सोचकर क्रिस के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ ही जाती थी। हीर ने एक ड्रेस उठाई और उसे
मीरा से लगाकर पूछा, कैसी लग रही है मीरा? मीरा बोली, बड़ी माँ, रहने दीजिए ना, मेरे पास बहुत सारी ड्रेस हैं, आप मेरे लिए और क्यों खरीद रही हैं? हीर बोली, वह सब तो पुरानी हो गई हैं, अब कल तुम्हारी कॉलेज में पार्टी है तो तुम एक अच्छी सी ड्रेस तो पहनकर जाओगी। इतना कहकर उसने एक ड्रेस उठाई और मीरा के ऊपर लगा कर देखी और फाइनली हीर ने मीरा के लिए 4 ड्रेस सेलेक्ट कर ली। फिर उसने तो क्रिस की ओर देखा और क्रिस ने काउंटर पर पेमेंट कर दी। सेल्स गर्ल ने वह चारों पैकेट क्रिस की तरफ बढ़ा दी और क्रिस ने भी मुंह बनाकर उन पैकेट को उठा लिया। हीर और मीरा आगे आगे चल रही थी और क्रिस उनका बॉडीगार्ड बनकर पीछे पीछे। लेकिन यह सब करके क्रिस खुश था। पर तभी उसकी नज़र मॉल के दूसरी तरफ गई जहां बानी बैठी हुई थी, उसके साथ शायद कोई लड़का भी था। क्रिस को पहले लगा कि शायद उसकी नज़र का धोखा है, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा तो बानी सच में किसी लड़के के पास बैठी हुई थी। उस लड़के ने बानी के दोनों हाथों पर अपना हाथ रखा हुआ था और बानी उसे कोई बात समझाने की कोशिश कर रही थी। क्रिस वहीं खड़ा होकर उन्हें देखने लगा और तभी हीर ने आवाज लगाकर कहा, क्रिस वहीं खड़े रहोगे? क्रिस बोला, आया माँ। और फिर क्रिस तो तेज कदमों से मीरा और हीर के पास चला गया। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद तीनों ही मॉल के एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। क्रिस बैग साइड में रखा और बोला, मुझे भूख लगी है माँ, मुझे भूख लगी है, आपने मुझे सुबह से मजदूर बनाकर रखा हुआ है। हीर हल्के गुस्से में बोली, यह 4 पैकेट उठाकर तू मजदूर बन गया? क्रिस हीर को देखकर बोला, पापा आपको कैसे झेलते हैं? हीर उसको थप्पड़ दिखाते हुए कहा, मुझसे पीटेगा या अपने पापा से? उसने मुंह घुमाया और मीरा की ओर देखा, जो उन दोनों को देखकर हंस रही थी। और फिर वह मीरा को देखकर छोटी आंखें करके बोला, एक छुटकी, हंस क्यों रही हो? मेरी माँ मुझे ऐसे ही डांटती हैं। हीर ने क्रिस के कमर पर हल्का सा मार कर कहा, बस मीरा से बातें मत कर, अब कुछ ऑर्डर कर ले। क्रिस ने वेटर को बुलाया और उसे दही के छोले में पका ऑर्डर दिया। थोड़ी देर में वेटर ऑर्डर लेकर आ भी गया। उसने ऑर्डर टेबल पर रख दिया। तभी हीर का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन चेक किया तो वह हर्षवर्धन का कॉल था। हीर हर्षवर्धन से फोन पर बातें करने लगी और मीरा उन सब चीजों को देख रही थी। उसने वह सब सोशल मीडिया पर देखा तो था, लेकिन कभी खाया नहीं था। मीरा की फ्रेंड ने कई बार उसे अपने साथ बाहर ले जाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन क्रिस ने मीरा को स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था कि वह ज्यादा दोस्त नहीं बनाएगी और न ही कहीं इधर उधर घूमेगी। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, और मीरा अपनी सादगी के चलते यही फॉलो करती थी। ऑर्डर को देखकर क्रिस ने अपने हाथों को रब किया और जल्दी से अपने प्लेट में दही के छोले रखकर छुरी कांटे से खाने लगा। भूख तो मीरा को भी लगी थी, लेकिन छुरी कांटे से खाना मीरा को नहीं आता था। मीरा ने हिम्मत करते हुए एक प्लेट अपनी तरफ खींचकर उसमें दही छोले रखे थे और उसे हाथों से तोड़कर खाने लगी। और तभी क्रिस ने मीरा का मजाक बनाते हुए कहा, ए छुटकी, इसे हाथ से नहीं खाते, छुरी कांटे से खाते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? इतना कहकर क्रिस जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखकर कहा, माँ देखो, छुटकी दही के छोले हाथ से खा रही है। हीर ने व्यक्त नहीं किया, वहीं क्रिस और हंस रहा था और मीरा की आंखों से हल्का सा पानी आ गया। तभी अचानक मीरा बोली, नहीं मुझे नहीं खाना। क्रिस ने हैरानी से मीरा को देखा तो मीरा सपना देख रही थी। क्रिस तो अपना खाना खाने में लगा हुआ था और हीर अब भी फोन पर हर्षवर्धन से बातें कर रही थी। क्रिस बोला, तुम्हें नहीं खाना? तुम भी तो सुबह नाश्ता करके ही आई थी, 3 बजने वाले हैं, चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लो। मीरा ने ना में गर्दन हिला दी। क्रिस ने पूछा, कुछ और ऑर्डर कर दूं? मीरा ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। उसने दही के छोले मीरा की प्लेट में रखते हुए कहा, खा लो ना, चुपचाप क्यों नाटक कर रही हो? तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह डाइट पर चली गई क्या? पहले ही इतनी पतली हो और कितना पतला होना है। मीरा नम आंखों से क्रिस को देखने लगी। क्रिस सीरियस हो गया और उसने इस बार प्यार से पूछा, क्या हुआ? क्यों पप्पी सा फेस बनाकर मुझे देख रही हो? मीरा धीरे से बोली, मुझे छुरी कांटे से खाना नहीं आता। यह सुनकर क्रिस ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और मीरा को देखकर हैरानी से बोला, तुम हमारे घर में छुरी कांटे से खाना खाती हो? मीरा ने ना में गर्दन हिला दी। क्रिस ने अपना छुरी कांटा साइड में रखा और बोला, वाह, तो मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए छुरी कांटे से खा रहा था, तुम्हें दिखा रहा था कि मुझे छुरी कांटे से भी खाना आता है, वरना मैं तो हाथ से खाना खाता हूँ। इतना कहकर थोड़ा सा दही का छोला तोड़ा, उसमें चटनी लगाई और मीरा की तरफ बढ़ा दिया। मीरा ने क्रिस के हाथ से खा लिया और ऐसे ही क्रिस ने 2-3 बाइट मीरा को खिलाकर कहा, अब अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर लो। मीरा भी फिर हाथ से ही खाने लगी और उसने भी छुरी कांटा एक साइड में सरका दिया।
हीर दोनों को देख रही थी। उसे वह पल याद आ गया जब वह दोनों पहली बार हर्षवर्धन के साथ मॉल घूमने आई थी। तब हर्षवर्धन ने भी हीर को ऐसे ही पिज्जा खिलाया था। वह सब याद करके हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे याद आ गया कि उस वक्त हीर ने हर्षवर्धन से किस का मतलब पूछा था। हीर को मुस्कुराता हुआ देखकर क्रिस बोला, क्या बात है माँ, बड़ी हंसी आ रही है। हीर बोली, कुछ नहीं, ला मुझे भी दिखा क्या खा रहा है। इतना कहकर वह भी क्रिस की प्लेट में से ही खाने लगी। तभी क्रिस का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन चेक किया और मुंह बनाकर हीर को देखकर बोला, माँ अब मुझे जाना होगा, मैं ड्राइवर को फोन कर देता हूँ, वह आ जाएगा आपको लेने। हीर ने भी इस बार कुछ नहीं कहा और उसको वहां से जाने के लिए कह दिया। क्रिस उठा, उसने एक बार छुटकी को देखा और बोला, छुटकी खाना खाते हुए शर्माना नहीं चाहिए, पापा कहते हैं भाग्य से मिलता है और छुरी कांटे से तो मैं टसन मारने के लिए खा रहा था। इतना कहकर क्रिस ने अपना चश्मा उठाया, गाड़ी की चाबी उठाई और वहां से चला गया। क्रिस मॉल से बाहर आ रहा था तो उसकी नज़र उस तरफ गई जहां उसने बानी और उस लड़के को देखा था। वह दोनों अभी भी वहीं बैठे हुए थे। उस लड़के ने अभी भी बानी के हाथ पर हाथ रखा हुआ था और बानी उसे बार बार कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। क्रिस खुद से बोला, प्यार किसी और से कर रही है और शादी के लिए मेरे पीछे पड़ी है। क्रिस फिर मॉल से बाहर निकलकर पार्किंग एरिया में आया। उसने अपनी गाड़ी निकाली और वहां से जाने लगा। वह पूरी तरीके से मॉल की पार्किंग से बाहर भी नहीं गया था कि उसके सामने बानी आ गई। क्रिस हैरानी से बानी को देखा और गाड़ी से गर्दन निकाल कर कहा, मरने का इरादा है? भारत ने बहुत सारी रेल चला रखी है, किसी के भी सामने जाकर खड़ी हो जाओ, सेकंड भी नहीं लगेगा, मौत मिल जाएगी। बानी बिल्कुल फ्रेश मूड से बोली, मरना तो है, लेकिन तुम्हारे साथ शादी कब कर रहे हो मुझसे? बानी की बात सुनकर क्रिस को गुस्सा आ गया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, शक्ल देखी है अपनी, तुझसे शादी करूंगा? तुझसे शादी करने से अच्छा है मैं ही भारतीय रेल के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं। बानी 5 कदम चलकर क्रिस की गाड़ी के पास आई और उसने क्रिस की गाड़ी का गेट खोलकर क्रिस की बाजू पकड़कर उसे बाहर खींचा और क्रिस भी हैरानी से बाहर आकर खड़ा हो गया। बानी ने क्रिस की कॉलर पकड़ी और उसे अपनी तरफ हल्का सा खींचकर कहा, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, समझे तुम? क्रिस ने भी अपनी कॉलर छुड़ाई, लेकिन इस बार बहुत सीरियस होकर कहा, तुम अंदर जिस लड़के के साथ बैठी थी उससे क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? बानी के चेहरे के भाव बदल गए, ऐसा लग रहा था उसकी कोई चोरी पकड़ी गई। बानी बात को संभालते हुए बोली, मैं किसी के साथ नहीं बैठी थी, तुमने मुझे कहाँ देखा? एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, उसी के साथ देखा जिसके साथ तुम बैठी थी, जो तुम्हारा हाथ पकड़कर बैठा था और जिसे तुम कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल क्रिस ने बानी के चेहरे को एक हाथ से पकड़ लिया और एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, यह मत सोचना कि मैं पागल हूँ या मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।